आज हम लोग पहले पढ़ते हैं, लोक सेवा आयोग हो गया था ना पिछली बार। आज पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग को अगर हम संवैधानिक स्थिति देखें इसकी, तो निर्वाचन आयोग हमारे संविधान में अनुच्छेद भाग नंबर 15 में अनुच्छेद नंबर 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में संविधान में वर्णन किया गया है। ठीक, किस भाग में है? 15 में अनुच्छेद नंबर 324 से 329 तक। काम क्या है? तो देखिए, दो निर्वाचन आयोग होता है, एक केंद्रीय निर्वाचन आयोग, एक राज्य निर्वाचन आयोग। तो पंचायती राज का जो चुनाव होता है, पंचायती राज और नगर पंचायत का, इन दोनों का चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक, और केंद्रीय निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन सब का चुनाव कराने का कार्य कौन करता है? केंद्रीय चुनाव आयोग। ठीक, अब जैसे चुनाव आयोग को दो पार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्नों की में गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसको यहाँ समझिए कि केंद्रीय चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग कर लीजिए इसको, आयोग। ठीक, भाग नंबर 15 अनुच्छेद नंबर 324 से 329 तक है। ठीक, अब चुनाव निर्वाचन आयोग दो प्रकार का कर लीजिए। ठीक, केंद्रीय चुनाव आयोग, ठीक, ये भाग 15 में है और अनुच्छेद 324 से 329 तक है। अब आइए इसमें राज्य निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। सबसे बड़ी समस्या यही होती है, इसी वजह से इसको 243 आगे किस अनुच्छेद में है? राज्य निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? बताइए। आई में है ना, जोड़ लीजिएगा आगे पीछे बताए हैं, गलत होगा तब सही कर लीजिएगा, सही होगा तो गलत कर लीजिएगा। अब आते हैं इस पे, किसका चुनाव कराता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराएगा? उपराष्ट्रपति का, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक, राज्य विधानसभा, ठीक, और राज्य विधान परिषद। इन सबके चुनाव कौन कराता है? केंद्रीय चुनाव आयोग। और इधर आ जाइए, पंचायती राज ये 3 स्तर पे होता है, ग्राम, क्षेत्र और जिला ना, ग्राम, क्षेत्र, जिला। इसी तरीके से नगर पंचायत का चुनाव, ये दोनों चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि बहुत कन्फ्यूजन होता है कौन किसका चुनाव कराता है। ठीक, हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों चुनाव किसको बता देते हैं? इसको बता देते हैं, राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद का चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन। ये गलती हो जाती है, ये नहीं कराता भैया। कौन कराता है? सीधा कराता है केंद्रीय चुनाव आयोग। ठीक, पहला तो ये काम क्या है, क्यों इसको पढ़ रहे हैं? तो जो चुनाव का काम होता है केंद्रीय स्तर पर, उसको कराता है केंद्रीय चुनाव आयोग, और जो राज्य स्तर पर होता है उसको कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। जैसे पंचायत और नगर पंचायत, पंचायती राज और नगर पंचायत। ठीक, अब पढ़ते हैं इसके बारे में क्या है। ठीक, इसको मिटा दें क्योंकि मुख्य यही होता है। अब ये होता कैसे है निर्वाचन आयोग? तो जब प्रारंभ में निर्वाचन आयोग बना 1951 में, इसकी स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1951 को। 25 जनवरी 1951 को केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। तो इसीलिए मतदाता दिवस 25 को मनाया जाता है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक, अब क्यों स्थापना हुई केंद्रीय? इन सबके चुनाव कराने के लिए। ठीक, इतना हो गया। अब प्रश्न ये था
प्रश्न बना है कि जो निर्वाचन आयोग है केंद्रीय, एक सदस्यीय होगा कि बहुसदस्यीय। तो हुआ क्या कि एक सदस्यीय था। 1961वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा 2 सदस्यीय कर दिया गया, ठीक। लेकिन फिर 1990 में 1 सदस्यीय कर दिया गया, 1992 में बहुसदस्यीय किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि आज की डेट में निर्वाचन आयोग कैसा है, बहुसदस्यीय है। एक मुख्य निर्वाचन होता है, 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ठीक। तो ये कब से बना है, 90-92 से बहुसदस्यीय हुआ, उसके पहले 1 सदस्यीय था। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो दिमाग पे रखिएगा कि पहले ये 1 सदस्यीय था, अब कितना हो गया, बहुसदस्यीय होगा, ठीक। अब निर्वाचन आयोग में सदस्य कितने होंगे, ये प्रश्न बनता है। निर्वाचन आयोग में सदस्य कितने होंगे, तो इसका निर्धारण राष्ट्रपति करेगा, ठीक। तो यहीं से फिर से निर्वाचन आयोग, ठीक, 1990 लिख दे रहे हैं। इसके ऊपर 1 सदस्यीय, ठीक, और इसके नीचे बहुसदस्यीय। इसका मतलब समझ जाओगे ना कि 1990 से पहले 1 सदस्यीय था, 1990 के बाद बहुसदस्यीय हो गया, ठीक। 1 सदस्यीय होगा बहुसदस्यीय, इसका निर्धारण कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा, ठीक। इसका 1 या 1 सदस्यीय या बहुसदस्यीय होगा, इसका निर्धारण राष्ट्रपति करेगा, ठीक। तो वर्तमान में कैसे कितना है, 1 + 2, कितने सदस्यीय है, 1 + 2। 1 मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, 2 सहायक निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ठीक। इतना बात समझ में आई। अब हुआ क्या कि इनका कार्यकाल कितना होगा निर्वाचन आयुक्तों का, ठीक। तो कार्यकाल जब देखेंगे तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, ठीक। अब इसमें जो पहले हो जाए, जो पहले हो जाए, इसका मतलब समझ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप मुख्य निर्वाचन आयुक्त कब बन गए, 50 साल की उम्र में, तो 56 साल होते होते आप रिटायर हो जाएंगे। लेकिन आप निर्वाचन आयुक्त बन रहे हैं 62 साल की उम्र में। अब कार्यकाल कितने का है, 6 साल। लेकिन 6 साल नहीं पूरा होगा, 3 साल बाद 65 साल हो जाएगा और आप रिटायर हो जाएंगे। तो जो चाहे 6 साल पहले हो जाए और चाहे 65 साल पहले, जो पहले हो जाएगा उसी के आधार पर इनको हटा दिया जाता है, ठीक। ये हो गया, कार्यकाल हो गया। नियुक्त कौन करेगा, तो केंद्र का है तो कौन करता है, राष्ट्रपति करेगा, ठीक। और यहां की बात कौन करेगा, तो राज्यपाल करेगा। केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करेगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करता है। अब हटाया कैसे जाएगा, पदच्युत। तो सुप्रीम कोर्ट जानते हो उनको कैसे हटाया जाता है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया। उसी तरह इन्हों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह, ठीक। ये हो गया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का। हम निर्वाचन आयोग पढ़ रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हटाया कैसे जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह। अगर योग्यता पूछेगा तो जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की है वही रहेगी, ठीक। जैसे योग्यता पूछे कौन बनेगा, तो जैसे हटाया जा रहा है वही योग्यता होनी चाहिए, ठीक। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। हम लोग निर्वाचन आयोग पढ़ रहे हैं, तो निर्वाचन आयोग काम क्या करता है, इसको चलाता कौन है, ठीक। निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति के नियंत्रण में काम करता है, लेकिन राष्ट्रपति खुद नहीं चलाता। राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। वो 1 सदस्य होंगे कि बहुसदस्य होंगे, इसका निर्धारण राष्ट्रपति करेगा, ठीक। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा।
इनको पदच्युत भी राष्ट्रपति करेगा, इनको त्यागपत्र देना होगा तो राष्ट्रपति को देंगे, इनको पद से हटाना होगा तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया होगी और अंत में हस्ताक्षर किसके होंगे, राष्ट्रपति के हो जाएंगे। ठीक, कार्यकाल आप देखेंगे तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाए वही होगा। ठीक, इतना बात समझ में आई। अब अगर देखा जाए पहला निर्वाचन आयुक्त कौन था, प्रथम निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त तो ये थे सुकुमार सेन का नाम सुने हैं, सुकुमार सेन थे, ये पहले निर्वाचन आयुक्त थे। पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे। ठीक है, अब वर्तमान में 26वें हैं, 25वें राजीव कुमार थे, 26वें ज्ञानेश कुमार बने हैं। चेंज हुआ है तो हम करंट वाला बता रहे हैं। 26वें कौन बने हैं, ज्ञानेश कुमार गुप्ता शायद हैं। ठीक, ज्ञानेश कुमार गुप्ता, तो ये करंट का मामला अभी 1-2 महीने पहले बदले हैं, बहुत पहले का मामला नहीं है। ठीक, अब यहाँ से एक प्रश्न और बना है कि जितने निर्वाचन आयुक्त, इसमें सबसे विख्यात जो है टी.एन. शेषन है। टी.एन. शेषन बहुत सख्त निर्वाचन आयुक्त थे, उन्होंने बहुत सारे परिवर्तन किए, उनका नाम होता है। लेकिन एक प्रश्न और बनता है, वो बनता है कि आज तक 26 निर्वाचन आयुक्त बने हैं, उसमें से एकमात्र महिला बनी है, वो कौन है। ठीक है, तो एकमात्र महिला जो निर्वाचन आयुक्त बनी है, एकमात्र महिला तो श्रीमती, महिला है ना, श्रीमती V.S. रमा देवी कार्यवाहक थी शायद। ठीक है, लेकिन बनी है। आज तक कोई भी निर्वाचन आयुक्त महिला नहीं बनी है, केवल यही बनी है, तो चर्चा में होता है, प्रश्न बन सकता है, इसलिए इसको आप लोग जानते रहिए। ठीक, तो निर्वाचन आयोग क्या है, काम क्या है, ठीक, कैसे बनता है, योग्यता क्या है, कार्यकाल कितना है, नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, पहले कौन थे, आज कौन है और महिला कौन है, इतनी बातें हम लोगों ने जाना। ठीक, इतने लोगों का चुनाव कराता है और काम क्या क्या करता है ये देखते हैं। अब इसको मिटा देना। तो अब हम चुनाव आयोग के कार्य देखते हैं। आप देखे होंगे चुनाव होता रहता है अपने यहाँ, जैसे अभी चुनाव होने वाला है तो क्या काम हो रहा है। ठीक, चुनाव आयोग के काम देखिए। तो पहला अभी देखिए हो रहा है, इस समय पंचायतों का कार्य हो रहा है, तो देखिए लोग बता रहे हैं परिसीमन हो रहा है भैया। ठीक, जिस गांव में जनसंख्या 1000 से कम है उसको जोड़ के नया गांव बनाया जाता है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक, तो पहला काम क्या करता है, परिसीमन करवाना। ठीक, तो चुनाव क्षेत्र का परिसीमन ये कौन कराता है, केंद्रीय चुनाव आयोग कराता है। केंद्रीय नहीं, केंद्र का मामला है तो इन चुनाव का मामला है तो केंद्रीय चुनाव आयोग, और अगर इन दोनों का मामला रहेगा तो राज्य चुनाव आयोग। ये काम चुनाव आयोग के हैं, जहां का मामला होगा वहां वाला करवाएगा। क्लियर है, पहला हो गया। दूसरा, आप अभी देखिए चर्चा में आप लोगों के है, निर्वाचन नामावली बनती है, भैया नाम जोड़वा लिया, कटवा लिया, तो निर्वाचन नामावली तैयार करना। निर्वाचन नामावली ना समझ में आओ तो मतदाता सूची तैयार करना, अपने में लिख लीजिएगा। निर्वाचन नामावली, अगर ये शब्द दिक्कत में लग रहा है तो मतदाता सूची लिख लीजिएगा। निर्वाचन नामावली तैयार करवाना, खुद नहीं करता, करवाता है अपने प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा। 2 काम हो गए, पहला परिसीमन करवाना, दूसरा मतदाता सूची कराना, तीसरा मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना। मतदाताओं को प्रचार आता है, लोभ में ना आए, बहकावे में ना आए। तो तीसरा है मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना। देखिए टीवी भी पाता है, मत जरूर दें, आपका एक मत बहुत बहुमूल्य है। हाँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें बताता रहता है। तो ये क्या कर रहा है, प्रशिक्षित कर रहा है, आपको ट्रेंड कर रहा है ना, कैसे मत देना है, कैसे कैसे होता है। अगला, अभी केंद्र की बात होगी तो राजनीतिक दलों को मान्यता देना। यहाँ तो राजनीतिक दल होते नहीं,
ठीक, इधर होते हैं। तो चौथा काम इसका क्या है? राजनीतिक दलों को मान्यता देना। तो अपने यहाँ देखिएगा तो कई प्रकार के राजनीतिक है। एक है राष्ट्रीय राजनीतिक दल, 5-6 पार्टियां हैं, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये सब बहुत हैं, 5-6 हैं, ठीक। तो वो केंद्रीय हो गई। राज्य स्तर की पार्टियां राज्य हैं, और कुछ हैं मान्यता प्राप्त नहीं है, वैसे चल रही, ठीक। तो ये 2 प्रकार के, अभी इसको कैसे मान्यता मिलती है ये बताते हैं। पहले ये जानिए काम क्या कर रहा है केचुआ के केंद्रीय निर्वाचन आयोग काम क्या क्या कर रहा है। परिसीमन हो गया, मतदाता सूची हो गई, मतदाताओं का राजनीतिक प्रशिक्षण हो गया, और राजनीतिक दलों को मान्यता। अब इनको मान्यता दे दिया तो 5वां काम क्या करता है? इनको मान्यता दे दिया तो कैसे पहचान होगी? तो इनको चुनाव चिन्ह निर्धारित करता है, ठीक। तो राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह निर्धारित करना, इसका मतलब समझ रहे हैं? अब देखिए तो पार्टियों को उनका चुनाव चिन्ह हो गया, वो चाहे जहां लड़ेंगे उनका निशान फिक्स है। जबकि आप निर्दलीय लड़िए तो यहाँ लड़िए दूसरा निशान, कहीं और लड़िए दूसरा मिल जाएगा, कहीं और लड़िए तीसरा मिल जाएगा, लेकिन राष्ट्रीय पार्टियों का फिक्स हो जाता है। ये कौन फिक्स करता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग करता है, ठीक। ये हो गया, चुनाव चिन्ह आवंटन हो गया। फिर 5वां काम क्या है? 6वां, चुनाव की व्यवस्था करना। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो, कोई उसमें गड़बड़ियां ना हो, जो जिसको लोग पसंद करें वही निर्वाचित हो। ये सारे काम कौन करेगा? इसलिए चुनाव को सुचारू रूप से कराने का काम कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है। अगला, जो चुनाव के उम्मीदवार होते हैं, उम्मीदवारों को चुनाव खर्च की राशि निर्धारित करना। इसका मतलब समझ रहे हैं? कोई भी व्यक्ति जैसे लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है, राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है, विधानसभा, इसमें फिक्स है 70 लाख खर्च कर सकता है, इसमें 28 लाख। नियम कहता है कि अगर आपको विधायक बनना है तो प्रचार के दौरान 28 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं, और सांसद का चुनाव लड़ना है तो आप 70 लाख रुपए से अधिक खर्च नहीं कर सकते। लेकिन वास्तविकता क्या है? तो 70 करोड़ खर्च हो जाता है, 28 करोड़ खर्च हो जाते हैं। कैसे होता है ये मैनेज? ये मैनेज कैसे होता है? होता क्या है कि किसी को मान लीजिए लोकसभा चुनाव लड़ाना है, ठीक है, तो वो अपने ही लोगों में से 10-20 लोगों को खड़ा करा देगा, 10-20 लोगों को खड़ा करवा देगा, निर्वाचन नामावली दाखिल करा देगा। अब 20 लोगों को 70 लाख के हिसाब से जोड़ लीजिए, वो सब होंगे डमी कैंडिडेट। वो सब कैसे होंगे? डमी कैंडिडेट। और उनके नाम पे सारे पैसे खुद खर्च करके उनका खर्चा दिखा के ये लोग काम चला लेते हैं। समझ में आ रहा है बात? ये होता है। अभी आगे इसकी बात करते हैं, ठीक। अब क्या होगा अगला? 8वां, आचार संहिता तैयार करना। आप लोगों ने सुना होगा, इसका मतलब चुनाव आयोग के कुछ नियम हैं, आप उसके अलावा काम नहीं कर सकते, या जो राज्य या केंद्र का प्रशासनिक तंत्र होता है वो राष्ट्रपति के नियंत्रण में आ जाता है, तब उसको कहते हैं कि आचार संहिता लग गई है। चुनाव की तारीख की घोषणा के दिन से ही आचार संहिता लागू हो जाती है, ठीक। राज्य में, केंद्र में, जहाँ, ठीक है। अगला, प्रचार की सुविधा देना। प्रचार की सुविधा देना, प्रचार की सुविधा देना। तो चुनाव प्रचार की
सुविधा देना। चुनाव प्रचार सुविधा मतलब देखा तो टीवी रेडियो पे चुनाव आयोग फ्री में इनका प्रचार करेगा, सुविधा उपलब्ध करावत है। ठीक है, ये चुनाव रद्द करने का अधिकार, जैसे कहूँ केहू की योग्यता प्रभावित हुआ है या कुछ गलत भा है, गलत वोटिंग हो गया है, तो चुनाव रद्द करे का अधिकार के पास है, चुनाव आयोग के पास है। फिर उपचुनाव कराना, जैसे कोनो सीट खाली हुई है, केहू मृत्यु हुई है, केहू इस्तीफा दे दी या कोनो कारणवश, तो वह जगह उपचुनाव 6 महीने के भीतर हो जाए चाहिए, तो उपचुनाव कराने का अधिकार के पास बा चुनाव आयोग के पास 6 माह के भीतर। पंचायत वाला राज्य चुनाव आयोग के पास, और ये इन सब का केंद्रीय चुनाव आयोग। इतना मामला समझ में आया। ये जो खर्च की राशि है लोकसभा में 70 लाख है, कहीं कहीं 95 मिलता है, 22 के बाद 95 हो गई है, और विधानसभा में 28 लाख है, 22 के बाद 40 लाख निर्धारित की गई है। अब आगे चलते हैं हम, तो यहाँ पे 2 बातें हैं हमने आपको बताया है। राजनीतिक दलों को मान्यता देना। ठीक, जो राजनीतिक दल है 2 प्रकार के होते हैं। राजनीतिक दल 2 प्रकार के, एक केंद्रीय स्तर पर, एक राज्य स्तर पर। तो राजनीतिक दल, एक भैया केंद्रीय स्तर, केंद्रीय स्तर, और एक राज्य स्तर। एक मान्यता के देता चुनाव आयोग। अब के का शर्त का वहाँ 4 शर्त यहाँ हैं, जे ये चारों शर्त पूरी करी हैं, चारों में से एक वो है केंद्रीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाई है। एक का केंद्रीय या राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है, राष्ट्रीय पार्टी। ठीक, पहली शर्त का है जो लोकसभा चुनाव होता है, लोकसभा के चुनाव में 2% सीट। ठीक, 2% सीट का मतलब कितना, 11 सीट। ठीक, 550 है ना, 2% करवा तो 11 सीट हुए। तो कोनो पार्टी अगर 2% सीट मतलब 11 सीट 3 से अधिक राज्य में, एक राज्य में 11 ना है, 3 से ज़्यादा राज्य, 3 राज्य में, कम से कम 3 राज्य में पावे, जैसे कोनो में 1 पाइए, कोनो में 5 पाइए, कोनो में 4 पाइए, इस तरह। ठीक, तो 3 राज्यों में, 3 राज्यों में प्राप्त करे। ठीक, पहली शर्त समझ में आई। लोकसभा चुनाव में 2% सीट मतलब 11 सीट कोनो पार्टी 1 से अधिक मतलब 3 राज्य में प्राप्त कैले तो का कहा जाए राष्ट्रीय पार्टी। ठीक है, दूसरा है विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मत, विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मत के 6%, कुल वैध मत के 6%, और लोकसभा के 4 सीट 4 राज्य में प्राप्त कैले तब वो राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा दे दी जाता। ठीक, समझ में आवा। तो विधानसभा के कुल वैध मतों का कै %? 6%। ठीक, और 4 सीट कितना के लोकसभा के, सीट के क्या हैं लोकसभा के, कहाँ 4 राज्य में, मतलब एक सीट कोनो हर राज्य से जीत जाए और 4% 4 राज्य के विधानसभा वैध मत के 6% सीट पाई जाए, वो मत पाई जाए, तो वह राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उनका प्राप्त हो जाता। समझ में आई बात। 4 राज्य में, हर राज्य में 1 सीट जीत लें, और जौन हुआ कि राज्य के कुल वोट है वो के 6% वैध मत के प्राप्त कर लें तो वह राष्ट्रीय पार्टी बन जाए। ठीक, अगला लोकसभा के चुनाव में कुल वैध मत के 6% पावे, 4 सीट पावे, 4 राज्य में पाई जाए। पूरी लाइन यह है, केवल लोकसभा चेंज हुआ है। ठीक, तब उनका राष्ट्रीय पार्टी का। अगला है 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी बन जाए, दर्जा प्राप्त कर ले। ठीक, ऐसी का हो एक राष्ट्रीय पार्टी बन जाए। लेकिन अगर इस शर्त नहीं प्राप्त कर पाता है
फिर राज्य में बनी है तो उनके राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म हुई है, लेकिन 6 साल में उनका सुविधा का लाभ मिलत रहे। अब ऐसी सुविधा का है तो ये नहीं ना कि जितनी पार्टी हैं सबका रेडियो चुनाव और केंद्रीय चुनाव प्रचार की सुविधा दे ना, राष्ट्रीय पार्टी को ही सिर्फ चुनाव आयोग टीवी और उस पर रेडियो पे प्रचार की सुविधा देगा फ्री में। अन्य दल जाके पहुँचे कि हमको दीजिए तो ऐसा नहीं है, केवल राष्ट्रीय पार्टी ही भी ना मिलती है। ठीक, इनके का सुविधा होता है अगर ये कोनो राष्ट्रीय पार्टी कोनो उम्मीदवार खड़ा है ओकर कोनो कारण से मृत्यु हो जाती है तो चुनाव टल जाए, और ज़्यादा समस्या होती है तो चुनाव रद्द हो जाए, बाद में होए। यहाँ तक क्या है, सामान्य के खड़ा मर जाए कोनो फर्क ना। तो राष्ट्रीय पार्टी बने से फायदा का है, क्यों बने, इसको क्यों प्राप्त करें, ये चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, फिर जो राजनीतिक दल होते हैं, राजनीतिक दलों को संवैधानिक दर्जा के दे रहन, तो उनका नाम जानते हैं, राजीव गांधी। संवैधानिक दर्जा 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा दिया गया। कौन दिया था? राजीव गांधी ने दिया था। ये हुई राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हुआ। ठीक, अब अनुच्छेद 326 में देखिए क्या लिखा है। तो अनुच्छेद 326 कहता है हर व्यक्ति का मत डालने का संवैधानिक अधिकार है, वो अपने मत का प्रयोग करे। मतलब मत डालना नागरिकों का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार भी है, कानूनी अधिकार भी है, वो स्वेच्छा से जिसको चाहे अपने मत का। ठीक, और यही तरह हर भारतीय का ये अधिकार है कि चुनाव लड़ सकता है, कानूनी अधिकार है। मत देना संवैधानिक कानूनी दोनों आ, लेकिन चुनाव लड़ब कानूनी अधिकार आ। ठीक, मत डालना नागरिकों का संवैधानिक आधार है या कानूनी अधिकार है। ठीक, जबकि चुनाव लड़ना कानूनी अधिकार है। और एक चीज़ है, कोई भी व्यक्ति अगर जेल में है तो जेल से चुनाव लड़ सकता है, चुनाव लड़ सकता है। ठीक, जबकि जेल से चुनाव लड़ सकता है लेकिन वोट नहीं डाल सकते। ठीक, ये हर व्यक्ति का कानूनी अधिकार है। अब पीछे बताए है कि जो मतदाता के आयु रही 21 से घटाए के 18 वर्ष कीन गए है। कब कीन गए है? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा, 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदाता की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई। ठीक, संविधान संशोधन बीच बीच में आ रहे हैं। 18 से 21 वर्ष, 21 से 18 वर्ष कर दी गई। के करे कहे पे? तो एक समिति रही तारकुंडे समिति, तारकुंडे समिति के सिफारिश पर। ठीक, के करे सिफारिश पर? तारकुंडे समिति की सिफारिश पर घटा दी गई। ठीक है, अब एक नियम अभी केंद्र में पढ़ रहे हैं। एक नियम है कि अगर सांसद लोकसभा या विधानसभा, लोकसभा ऐसे समझिए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के सदस्यों को 2 वर्ष से अधिक की सजा हो जाए, अगर 2 साल से ज़्यादा सजा हो गए तो वे अपने पद पर न रहें, उनके पद रिक्त हो जाए। के सदस्यों को 2 वर्ष से अधिक की सजा हो जाए तो 2 साल विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक, अगर 2 बार हो जाए तो वे बर्खास्त हो जाए या पद से हटना होगा। तो पद से हटना होगा।
अब एक है शिकार के हैं, तो एक जने रहे त्रिपुरा के सांसद, त्रिपुरा के सांसद रहे राशिद मसूद। सबसे पहले एक शिकार के हैं राशिद मसूद और दूसरा लालू प्रसाद यादव। इनको देखिए चुनाव नहीं लड़ सकते, ठीक है, लालू प्रसाद यादव चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हटना होगा, कैसे हटना होगा, तो निर्वाचन आयोग के परामर्श पर कौन हटाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। अगर किसी व्यक्ति को 2 साल की सजा हो गई है तो उसे अपना पद खाली करना होगा। अगर नहीं खाली कर रहा है तो निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति को परामर्श देगा और राष्ट्रपति उसे उसके पद से हटा देगा, ठीक, ये होगा, ठीक है। तो पहला शिकार कौन हुआ, त्रिपुरा का राज्यसभा सांसद कौन, राशिद मसूद, और दूसरा लालू प्रसाद यादव। सबसे पहला शिकार तो पहले वाले याद रखना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे इनके सजा पूर्ण हो गई, अगर इन लोगों की जो जिनको सजा मिली है पद से हटा दी गई, लेकिन अगर सजा पूरी हो जाती है, अगर इनकी सजा पूरी हो गई उसके बाद भी ये 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। सजा पूर्ण होने के बाद भी 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकते। सजा पूर्ण होने के 6 वर्ष है, माह नहीं ना, वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ठीक, ये हो गया इनका। ये कौन था, राज्य स्तर के पार्टी का था। अब यहाँ पे आते हैं, ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का बात थी, अब राज्य स्तर पे आ जाएं, ठीक है। तो इसमें क्या है, राज्य स्तर कैसे, विधानसभा चुनाव में 3% सीट, 3% सीट का मतलब जो वैध मत है उनके 3% सीट नहीं, मत तथा 3 सीटें। अगर कोई पार्टी राज्य में, किसी राज्य में वहाँ के कुल वैध मतों का 3% मत प्राप्त करती है और 3 सीटें प्राप्त कर लेती हैं विधानसभा की, तब उसे राज्य स्तर पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। मामला समझ में आया। दूसरा, विधानसभा चुनाव में 6% मत, ठीक है, कितना, 6% मत, इसमें मत नहीं है, 3% सीटें हैं, चाहे 3% सीट पा जाए और चाहे 3 सीट जो अधिक हो। जैसे समझिए इसका मामला क्या है, जैसे कहीं कहीं 60 सीट है, 60 सीट है, 36 का 18, 1.8 हो रहा है, तो वहाँ भी कम से कम आपको कितनी सीटें प्राप्त करनी होंगी, 3 सीटें कम से कम। जो छोटे राज्य हैं वहाँ पे कम से कम 3 सीटें प्राप्त करनी होगी, जो बड़े राज्य हैं वहाँ पे 3% सीटें प्राप्त करिए। समझ में आ रहा है मामला, जो अधिक हो जाए, ठीक है। दूसरा शर्त क्या है कि विधानसभा चुनाव में 6% वैध मत और 2 सीटें प्राप्त करिए। 6% वैध मत प्लस 2 सीटें किसकी, विधानसभा की, यहाँ लोकसभा का मामला नहीं है, ठीक, 2 शर्त हो गई, ठीक। या लोकसभा के चुनाव में 6% मत प्राप्त करिए और 2 सीटें प्राप्त कर लीजिए विधानसभा की। लोकसभा का चुनाव हो रहा है उसमें आपने 6% सीटें प्राप्त की और 2 सीटें विधानसभा जीते हुए हैं, तो आपको राज्य स्तर पार्टी का दर्जा दे दिया जाए, ठीक है। अगली शर्त है, लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों का 8% मत प्राप्त कर ले। ठीक, ये है राज्य स्तर पार्टियों, राज्य स्तर की पार्टी बनने की शर्तें। याद रहेगा, पहले में क्या है, 3% सीटें या 3 सीटें, ठीक। दूसरे में क्या है, 6% मत और 2 सीटें विधानसभा में। लोकसभा में 6% मत और 2 सीटें, लोकसभा या विधानसभा में 8% मत।
चारे शर्त तो है, क्लियर हो गया। अब जमानत राशि पे आते हैं, मिटाएं इसको। जमानत राशि लगती है, ठीक है। ये राज्य स्तर राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की शर्तें हैं। बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है, छोटी परीक्षाओं में कठिन काम है, नहीं पूछा जा सकता, लेकिन फिर भी जानते रहिए। तो जमानत राशि तो लोकसभा की आते हैं। तो जनरल ओबीसी की 25,000 और SC ST की 12,500, ठीक है। विधानसभा में आ जाइए, कितना है 10,500, ठीक है। ये क्या हो गई। अब जमानत राशि बचाना है तो राशि बचाने के लिए कुल वैध मतों का 1/6 प्राप्त करना होगा। क्लियर। कुल वैध मतों का 1/6 प्राप्त करना होगा। आगे कितना हो गया। अब आते हैं, चुनाव खर्च की सीमा हो गई है। अब ये जो ये केंद्रीय चुनाव है, सांसद जिसको कहते हैं, संसद के चुनाव की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति। अब विधानमंडल के चुनाव की घोषणा कौन करता है, राज्यपाल। अब परिवर्तन शुरू है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो संसद के चुनाव की, ऐसे समझिए, लोकसभा राज्यसभा के चुनाव की घोषणा कौन, राष्ट्रपति। और विधानसभा विधान परिषद राज्यपाल। मामला समझ में आया। इन दोनों का करते हैं। अब एक व्यक्ति थे, एक समिति थी, दिनेश गोस्वामी समिति, जो अब हम लोगों को पहचान पत्र मिलता है, उसमें हम लोगों को फोटो लगी होती है। ये सबसे पहले किसने कहा कि ऐसे बनाइए, दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश पर हम लोगों को फोटो युक्त पहचान पत्र मिलता है, ठीक। तो फोटो, ये सब पूछा गया प्रश्न है, ऐसे युक्त पहचान पत्र कौन, दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश पर। क्लियर। दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश पर हो गया ये। अब उपचुनाव कितने दिन में, 6 महीने। अगर 6 महीने से कम, 1 वर्ष से कम बचा हो, चुनाव कराना बहुत ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन 1 वर्ष से ज़्यादा है तो 6 माह के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए। सब पीछे पढ़े हो, ठीक। अगला है अनुच्छेद 325 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर निर्वाचन नामावली में विभेद नहीं किया जाएगा। किस में बात कर रहा है, निर्वाचन नामावली में। जो अनुच्छेद 15 है, सारे शब्द यहाँ ले लीजिए। बस वहाँ क्या था, सामाजिक आर्थिक सामाजिक विभेद नहीं होगा, सामाजिक और शैक्षिक विभेद नहीं होगा। यहाँ क्या है, निर्वाचन नामावली में विभेद नहीं होगा, ठीक है। तो मतदाता नामावली में जन्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर विभेद न करना। कहाँ रोका गया है, अनुच्छेद 325 में ये रोक लगाई गई है कि जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ विभेद नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब जानते हैं महिला आरक्षण कहाँ है। अगर महिलाओं को आरक्षण देना होगा तो कहाँ कहाँ संशोधन करना होगा। तो लोकसभा में आरक्षण कहाँ है, किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 330। और विधानसभा में आरक्षण कहाँ है, 332, याद है। महिला
आरक्षण देने के लिए अनुच्छेद 330, 332 में संशोधन करना होगा। अब कह दीजिए दिया गया कि नहीं, पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण है और लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, यहाँ पे महिलाओं को आरक्षण प्राप्त नहीं है। अगर वहाँ देना है तो किसमें संशोधन करना होगा? 330 और 332 में। अब आप चुनाव देखते हैं तो जिस दिन चुनाव होता है उसके एक दिन पहले चुनाव प्रचार खत्म कर दिया जाता है ना, चुप्पे चुप्पे होता है? क्यों? नियम क्या है? नियम कहता है कि चुनाव खत्म होने के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाना चाहिए। क्या कहे? 48। ध्यान दे रहा है, चुनाव शुरू हो कि नहीं, चुनाव खत्म हो गया, एक ध्यान दे रहा है, नहीं गलत दड़ाके हुए, यही गलत कराता है। चुनाव खत्म होने के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद होना चाहिए, चुनाव शुरू होने के नहीं। पॉइंट ध्यान दे रहे हो, नहीं गलत कराए। तो चुनाव खत्म होने के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाना चाहिए, नहीं तो आचार संहिता का उल्लंघन हो जाए। मामला क्लियर भा? ठीक है। पहले रहा है कि अपने जहाँ निर्वाचन नामावली में रहा है वहीं चुनाव लड़ता है। 2003 से लोकसभा विधानसभा चुनाव जहाँ से इच्छा हुए वहाँ लड़ा, जैसे मोदी जी आके बनारस से लड़ रहे हैं ना। तो कब से? 2003 से कोई भी जहाँ चाहे वहाँ से चुनाव लड़ सकता है। ये क्लियर हो गया? ठीक। विधान परिषद में नियम ये है कि जिस राज्य से आप चुनाव लड़ रहे हैं उस राज्य की निर्वाचन नामावली में आपका नाम होना चाहिए। विधानसभा लोकसभा में नहीं है, विधान परिषद में। तो विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए उस राज्य की निर्वाचन नामावली में नाम होना चाहिए। मामला समझ में आ रहा है? हाँ? अब जैसे कोई व्यक्ति लड़ रहा है तो सबकी अलग अलग है। कोई 21 साल पे लड़ता है पंचायतों चुनाव, लोकसभा का, विधानसभा का 25 साल पे, राज्यसभा विधान परिषद का 30 साल पे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का 35 साल पे। तो इनकी आयु की गणना कब होती है? 1 जनवरी से गिना जाती है इनकी आयु। इनकी आयु की गणना कब होती है? 1 जनवरी को आप कै साल के हो रहे हैं उसके आधार पे। इसको ध्यान दे दिएगा। हम लोगों का अलग अलग होता है ना, जिस डेट को पैदा हुए उस तारीख को, उनका नहीं, उनका 1 जनवरी से गिना जाता है। आयु की गणना कब से होगी? 1 जनवरी से होती है। ठीक। चुनाव खर्च अभी पढ़े थे, तो जो चुनाव लड़ते हैं प्रत्याशी उनको 1 महीना के भीतर अपना चुनाव खर्च का ब्यौरा देना होता है सरकार को। ये प्रश्न पूछा गया है कि प्रत्याशियों को चुनाव खर्च का ब्यौरा कितने दिनों में देना पड़ता है? तो कितने? 1 माह के भीतर। प्रत्याशियों को चुनाव खर्च का ब्यौरा 1 माह के भीतर देना होता है। ठीक, ये हो गया। अब कुछ समितियां हैं, उन्हीं को क्रम से नोट कर लीजिए। बस नोटा 2014 से आया है कि हमको जितने प्रत्याशी हैं कोई पसंद नहीं, उसको नोटा कहते हैं। ईवीएम की शुरुआत अपनी शुरू हुई है 1989 से। ठीक है, ईवीएम की शुरुआत 1989 से शुरू हुई है। और अगर ईवीएम में पर्ची जो निकलती है इसकी शुरुआत 2013 से हुई है, नागालैंड से शुरू हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें और हैं, केवल वही 4 क्या नाम है समितियां हैं, क्रम से लिख लीजिए उन्हीं को बस। तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति। इससे प्रश्न कैसे पूछा जाता है? इसमें से 2-3 रख देंगे, कौन नहीं है या कौन है, कौन नहीं है या कौन है। दिनेश गोस्वामी समिति,
के संथानम समिति और टी.एन. शेषन समिति। ठीक, ये कुछ समितियां हैं। इंद्रजीत गुप्ता समिति है, इंद्रजीत गुप्ता समिति। ये चुनाव से, देखिए पंचायती राज से दूसरी समितियां थी, उसको गिनवाए थे, क्रम से करवाए थे। ये निर्वाचन आयोग की समितियां हैं। ठीक, और केंद्र राज्य संबंध से समितियां अलग थी। 4-4, 5-5 समितियां इस संबंध में गठित हुई हैं, तो उनको हमने क्रम से करा दिया। ठीक है, इसमें से जो दिनेश गोस्वामी हैं, इन्होंने 2 काम किया है। एक फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र, दूसरा ईवीएम प्रयोग। इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, जो मशीन आई है इसको, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन और फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र। ठीक, ये 2 चीज़ें इन्होंने कहा था। ठीक, ईवीएम की शुरुआत कब से हुई? 1989 से शुरू हुआ है। और पर्ची कब से निकली? पर्ची कहाँ से? 2013 से। कहाँ से? नागालैंड से। खोंग करके या पोंग करके ज़िला है, वहीं से शुरुआत हुई है, बूथ था वहाँ से शुरू हुई है। ठीक, तो चुनाव से संबंधित इतने प्रश्न थे। इसमें हमने आपको 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उसको नहीं बताया है। ठीक, अगर ज़रूरत समझिएगा तो बताइएगा, तो हम नोट करा देंगे, नहीं तो ये इतना चुनाव से संबंधित हमारा मुद्दा है। चुनाव आयोग क्या है, कार्य क्या करता है, इसके कितनी समितियां हैं, क्या क्या सुधार किए गए, राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनाओगे, राज्य स्तर की पार्टी कैसे बनाओगे, मतदान देने का हमारा कौन सा अधिकार है, किस अनुच्छेद के तहत है, 326 में है, और मतदाता निर्वाचन नामावली में 325 तहत भेदभाव नहीं करोगे। ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। ठीक, ये हो गया निर्वाचन आयोग। अब कुछ छोटे छोटे आयोग बचे हैं, जैसे महिला आयोग बचा है, कुछ छोटे छोटे आयोग बचे हैं उनको, और 2 टॉपिक बचे हैं उनको संविधान संशोधन में हमने बीच बीच में बता दिया है। कहिएगा तो इकट्ठा कर देंगे, नहीं तो वो पीछे पड़ चुके हो। ठीक, और बचा कुछ अनुच्छेद भी हमने बताए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण अनुच्छेद 150 जो होंगे उनको हम अलग से नोट करा देंगे। यही 2 चीज़ें हमारी बची हैं संविधान में। उसके बाद हम लोग इतिहास शुरू करेंगे। ठीक, राष्ट्रीय महिला आयोग हम लोग देखते हैं, तो इसका गठन 1992 में हुआ है। कैसे हुआ? तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत 1992 में इसका गठन किया गया। कार्य करना 93 शुरू किया है। इसका नोडल जो मंत्रालय है और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, ये है। इसमें जो सदस्य होते हैं, 1 अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं, सब महिला होती हैं। 1 अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। जो 5 सदस्य होते हैं उसमें से 1 अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला होना अनिवार्य है। ये इसकी शर्तें हैं। ठीक है, जो अध्यक्ष, इनकी सेवा शर्तें हैं, वेतन भत्ते हैं, इस सबको कौन निर्धारित करेगा? केंद्र सरकार निर्धारित करती है। किसका? महिला आयोग के सदस्यों के अध्यक्ष का वेतन भत्ते सेवा शर्तें कौन निर्धारित करेगा? केंद्र सरकार। अब इनके अध्यक्ष देखते हैं। तो एक बार प्रश्न आया था कि इनको क्रम से करिए, तो हमने इसलिए सब लिख दिया। पहला कौन सा है? जयंती पटनायक इसके राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष। ये तो अनिवार्य रूप से याद होना चाहिए, पहला और वर्तमान तो अनिवार्य याद होना चाहिए। उसके अलावा क्रम से, तो पहला जयंती पटनायक, दूसरा मोहिनी गिरी, तीसरी अध्यक्ष विभा पार्थ सारथी थी, चौथी पूर्णिमा थी, 5वीं गिरिजा व्यास थी, 6वीं ममता शर्मा थी, 7वीं ललिता कुमार मंगलम थी, 8वीं रेखा शर्मा थी, और 9वीं वर्तमान में जो है विजया के राहटकर हैं, ये महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। ठीक, कुछ अन्य आयोग हैं, जैसे अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग 2004 में गठन हुआ। इसके पहले ये एक ही में था। हुआ क्या कि अनुच्छेद 338 आप लोग जानते हैं, 338 में SC/ST आयोग था, लेकिन 2004 में अनुच्छेद 338 और 338 का किया गया। 338 में SC आयोग और 338 में ST आयोग कर दिया गया। ये परिवर्तन कब हुआ? 2004 में। ठीक है, OBC आयोग गठन कब हुआ? 1993 में, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा अभी 2023-24 में दिया गया, 338 खास किया गया। ठीक, राष्ट्रीय मानवाधिकार, ये संवैधानिक दर्जा इसको प्राप्त नहीं है, तो ये 1993 में इसका गठन किया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इसका भी गठन 1993 में किया गया, संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त है। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, ये 2005 में आया था, बच्चों के संरक्षण के लिए आया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में बना था, और राष्ट्रीय सूचना आयोग 2005 में इसका गठन किया गया था। ये कुछ संवैधानिक आयोग थे
हमने पहले बांटा था ना, संवैधानिक, सांविधिक और गैर संवैधानिक, उसके तहत ये जितने आयोग थे, परिषद थे, उनको हमने व्यवस्थित किया। अब अगले दिन संविधान संशोधन और अनुच्छेद बचा है। तो संविधान संशोधन लगभग हो चुका है, अगर कुछ मिलता है तो हम उसको व्यवस्थित करेंगे, नहीं तो सीधा अनुच्छेद पढ़ के कल इसको ख़त्म करेंगे। ठीक, अगले दिन से इतिहास पढ़ेंगे।